नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें वाटर को ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है और ऑक्सीजन और वाटर बाय प्रोडक्ट बनते हैं। यह जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और भिन्न भी होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो कि एनर्जी पर डिपेंड करता है इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। ये अभिक्रिया जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स में होती है। इस स्टेप में प्रकाश की उपस्थिति में जल का फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है। इसके अतिरिक्त ATP और NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है और ADP और NADPH2 को हम असिमिलेटरी पावर कहते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट। क्लोरोफिल डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। जब इसको इधर से लाइट एनर्जी यानी फोटोन्स या क्वांटा मिलते हैं तो ऑब्जर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके पश्चात यानी वापस उसी ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी जो होती है हीट या फोटोन फ्लोरेसेंस के रूप में बाहर निकलती है। क्लोरोफिल जो है अनेक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है और प्रत्येक एटम के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं स्थिर कक्षों में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक निश्चित ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन की यह अवस्था ग्राउंड स्टेट कहलाती है और उसके बाद जब क्लोरोफिल अणु को फोटोन या क्वांटा मिले तो उससे क्या होगा, ऊर्जा को अवशोषित कर वो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षों में चला जाता है और उसे हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये अवस्था भी अनस्टेबल होती है जिससे इलेक्ट्रॉन केवल 10⁻⁻6 टू 10⁻⁹ सेकेंड तक ही रह सकता है। फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी मूल अवस्था में वापस आता है तथा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा जो होगी वो हीट, फ्लोरेसेंस या फोस्फोरेंस के रूप में नष्ट कर देता है। लेकिन प्लांट में जो टाइटली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अनेक एक्सेप्टर्स और डोनर्स के माध्यम से स्थानांतरित होता हुआ पुनः अपनी मूल अवस्था में आता है, जिसके कारण से इस प्रकार से जो एनर्जी लिबरेट होती है वो केमिकल एनर्जी यानी ATP में कन्वर्ट कर ली जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होता है। अब है एमर्सन इफेक्ट, एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। एमर्सन नाम यह लाइट फेज या फोटोकेमिकल या हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें रेड ड्रॉप या एमर्सन इफेक्ट के दौरान इसमें रॉबर्ट एमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वांटम एल्ड पर बहुत सारे प्रयोग किए थे और जिसमें एक लाइट क्वांटा के अवशोषण से जितने ऑक्सीजन लिबरेट होते हैं उसे उसकी क्वांटम यील्ड कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया को 2 क्वांटा क्रिया माना जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को एक्टिव करने के लिए 2 क्वांटा लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए CO2 अणु को अपचेत करने के लिए तथा ऑक्सीजन को लिबरेट करने के लिए 8 क्वांटा लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रति क्वांटम यील्ड होती है 12% ही होती है। एमर्सन ने मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा यानी विभिन्न तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम यील्ड की प्राप्ति का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ की जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एक साथ यानी प्लांट को दी जाती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की रेट कम हो जाती है। यानी ये तरंगदैर्घ्य प्रकाश वर्ण क्षेत्र के रेड रीजन से संबंधित होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोल देते हैं। रेड रीजन से संबंधित होने के कारण से, रेड पार्ट से संबंधित होने के कारण से हम इसको रेड ड्रॉप इफेक्ट कह देते हैं। और उसके बाद एक अन्य प्रयोग में एमर्सन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 680 नैनोमीटर से एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के साथ साथ कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश रेज का भी उन्होंने प्रयोग किया
उन्होंने पाया कि ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो रेट थी वो दोनों तरंगदैर्घ्यों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से ज़्यादा थी। और ऐसी स्थिति में यानी दो अलग अलग तरह की लाइट जो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने क्या पाया कि फोटोसिंथेसिस की रेट में वृद्धि हुई, और इसी को उन्होंने एमर्सन इफेक्ट या एमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट कहा। एमर्सन ने उसके पश्चात बहुत सारी प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं के अस्तित्व का पता लगाया। उन्होंने वर्ण क्षेत्र फर्स्ट यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के बारे में भी बताया। अब है वर्णक तंत्र या फोटोसिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स। एमर्सन ने अपने रेड ड्रॉप इफेक्ट और एमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट के बाद एक न्यू कंसेप्ट दिया जिसमें क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो दो डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल प्रोसेस से संबंधित होते हैं। और ये प्रोसेस किससे संबंधित होते हैं? दो ग्रुप होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, जिन्हें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट यानी फोटो एक्ट फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड या फोटो एक्ट सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड कहा जाता है। तो इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन होते हैं। उसमें जो एक्टिव पार्ट होता है वो क्लोरोफिल ए से बना होता है जिसे P700 कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इसके अलावा एक साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6, FRS, आयरन, कॉपर, FES प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। और ये जो सिस्टम होता है वो NADP से NADPH के निर्माण को नियंत्रित करता है। यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड जिसमें मुख्यतः किसी 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की लाइट से एसोसिएटेड रहता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन उपस्थित होते हैं, और इसका एक्टिव सेंटर होता है P680। इसके अतिरिक्त इसमें फियोफाइटिन क्या होता है? ऑर्डरलेस क्लोरोफिल ए जिसमें मैग्नीशियम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्विनिन क्यू, प्लास्टोक्विनिन, एक या दो मैग्नीज युक्त मैग्नीज प्रोटीन होते हैं, और दो साइटोक्रोम बी, एक साइटोक्रोम B6 एंड क्लोराइड आयन उपस्थित होते हैं। और ये जो सिस्टम होता है फोटो सिस्टम सेकेंड वो वाटर के फोटोलाइसिस से रिलेटेड होता है और ऑक्सीजन के लिबरेशन से संबंधित होता है। उसके बाद सैलिसबरी और रोस ने भी इस रिएक्शन सेंटर सेकेंड और फर्स्ट से संबंधित अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि इन दो वर्णक तंत्रों में अतिरिक्त इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा दो अन्य वर्णक केंद्र भी पृथक किए गए, और जिनको हम सभी वर्णक प्रोटीन से बंधित थे, जिनको हम बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और इसमें एक फोटो सिस्टम फर्स्ट व एक PS2 के साथ काम करता है, और ये क्या करते हैं? फोटो सिस्टम लाइट का संग्रहण कर और फोटो सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर बोथ दी पिगमेंट सिस्टम्स आर बिलीव्ड टू बी इंटरकनेक्टेड बाय थर्ड इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स, B6 कॉम्प्लेक्स। ये अदर इंटरमीडिएट कंपोनेंट होते हैं जैसे PQ है, PC है, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में काम करते हैं और मोबिलिटी प्रदर्शित करते हैं बिटवीन टू पिगमेंट सिस्टम्स। दोनों के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। PS फर्स्ट है वो एक्टिव होता है रेड और फार रेड लाइट में, जबकि PS सेकेंड इनएक्टिव होता है फार रेड लाइट में। यानी P सेकेंड 680 नैनोमीटर तक के तरंगदैर्घ्य और P फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य तक एक्टिव होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर ये ग्रेना मेम्ब्रेन है, ये इसकी मार्जिन्स हैं, यहाँ पर स्ट्रोमा लेमेली है या इनमें पार्टीशंस हैं, इनर स्पेस है, और इसके अंदर ये जो दिखाया गया है PS1 प्लस PS2 ब्लैक वाला रीजन है, इसमें दोनों के प्रदर्शित करता है, और PS1 जो है इस डॉटेड लाइन वाले से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें
क्लोरोप्लास्ट में लोकेशन दिखाई गई है PS1 एंड PS2 की। यहाँ पर लाइट फोटोसिस्टम फर्स्ट को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर डोनर जो है ऑक्सीडाइज हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही यहाँ फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी रिलीज इलेक्ट्रॉन आते ही और क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हुआ और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा ले लिए गए, यानी प्राइमरी एक्सेप्टर रिड्यूस हो गया। इस तरह से विभिन्न डोनर और एक्सेप्टर से होता हुआ क्लोरोफिल चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। लाइट से फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर आप देख रहे हो लाइट, इसके अंदर लाइट एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ, P680 क्लोरोफिल से रिलीज इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने पर जो इसकी कमी है उसको पूरा कौन कर रहा है? पानी, यानी H2O की स्प्लिटिंग होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम इत्यादि की प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज की प्रेजेंस में, और जिसके कारण से यहाँ पर यह प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा ले लिया जाता है। यहाँ पर दोनों फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड में एक अंतर, क्या क्या अंतर होते हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट में मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन होता है। PS1 मुख्य रूप से स्ट्रोमा में होता है, PS2 मुख्य रूप से ग्रेना में होता है। PS1 का एक्टिव सेंटर P700 होता है, जबकि PS2 का एक्टिव सेंटर P680 होता है। और P700 जो है वो दोनों ही प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को, लघु यानी स्मॉल एंड लार्ज वेवलेंथ्स वाली दोनों प्रकार की लाइट को अवशोषित करता है, जबकि PS2 मुख्य रूप से शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट का अवशोषण करता है। PS2 में NADP से NADPS2 के निर्माण को कंट्रोल किया जाता है, और PS2 में वाटर लाइसिस के फलस्वरूप वाटर का लाइसिस होता है और O2 का विमोचन होता है। और PS1 जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों से संबंधित होता है, जबकि PS2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से संबंधित होता है। यहाँ पर नेक्स्ट है इसके बाद एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ 2 फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की 2 फेज होती हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए विभिन्न एविडेंसेस दी गई, जिसमें सबसे पहले ब्लैकमैन ने प्रदर्शित किया था कि लाइट रिएक्शन में को हम फोटोकेमिकल और जो डार्क रिएक्शन है उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दोनों संपन्न होगी तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस संदर्भ में यहाँ कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। सबसे पहले है फिजिकल सेपरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू ग्रेना एंड स्ट्रोमा फ्रैक्शन। इट इज नाउ पॉसिबल टू सेपरेट ग्रेना एंड स्ट्रोमा फ्रैक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। अब अगर ग्रेना फ्रैक्शन को लाइट दिया जाता है तो उसमें इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हाइड्रोजन एक्सेप्टर and in complete absence of carbon dioxide then assimilatory power ATP और NADPH2 बन जाती हैं जब उनको अलग से दिया जाता है। तो if these assimilatory power are given to stroma fraction, स्ट्रोमा का भी फ्रैक्शन कर लिया जाता है, सेपरेट किए स्ट्रोमा को भी जब ये एसिमिलेटरी पावर दी जाती है तो इससे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों 2 सेपरेट रिएक्शंस हैं, दोनों 2 सेपरेट फेज हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी तापमान गुणांक। किसी भी क्रिया का जो तापमान गुणांक होता है Q10 इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ए गिवन टेम्परेचर, यानी गिवन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन एंड ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री लोअर, यानी उससे 10 डिग्री कम या अधिक ताप पर क्रिया की दर का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाता है? Q10। Q10 की वैल्यू फोटोसिंथेसिस में हमेशा 2 या 3 होती है फॉर डार्क रिएक्शन के लिए, जबकि when photosynthesis is fast but Q10 is 1 for light reaction when photosynthesis is slow, यानी इसकी वैल्यू होती है, यानी फिजिकल या केमिकल क्रियाओं का जो Q10 होता है वो 1 होता है, जबकि बायोकेमिकल रिएक्शंस का Q10 2 या 3 होता है। इसका मतलब कोई न कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो प्रकाश से प्रभावित होती, टेम्परेचर से प्रभावित होती है, और एक ऐसी रिएक्शन है जो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती। इसलिए
एक ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं लाइट फेज एंड डार्क फेज, यानी दो सेपरेट रिएक्शंस हैं। उसके बाद है एविडेंस फ्रॉम इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट। इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था वारबर्ग ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब हम इंटरमीडिएट लाइट देते हैं, यानी अबाउट 1/16 सेकेंड वर गिवन टू ग्रीन एल्गा, जिसपे क्लोरेला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सेंट डेसमस के ऊपर। The photosynthetic yield per second was higher as compared to continuous fly of same intensity of light। यानी जब हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इंटरमीडिएट यानी अंतरालिक प्रयोग थोड़े थोड़े समय के पश्चात देते हैं, तो ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस की रेट कंटिन्यूस सप्लाई वाली लाइट के बजाय ज़्यादा थी। दिस कन्फर्म दैट वन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट टू लाइट, यानी एक फेज जो होती है वो लाइट से इंडिपेंडेंट होती है। कंटिन्यूस लाइट जो होती है उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कम बनते हैं, क्योंकि उसमें लाइट फेज के बाद डार्क फेज होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन का कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो वारबर्ग के इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध हुआ कि कोई न कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो लाइट पर डिपेंड है और एक ऐसी रिएक्शन है जो लाइट से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है एविडेंस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है कि जो प्रकाश संश्लेषण के 2 स्टेप्स को सिद्ध कर सकता है। यदि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड रहित इल्यूमिनेटेड लाइट में इन्वायरमेंट में रखने के पश्चात उसको रेडियो एक्टिव CO2 दी जाती है और उसको डार्क में रख दिया जाता है, तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो अंधकार में यानी अंधेरे में भी CO2 का रिडक्शन कर देती हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन एक शुद्ध रासायनिक यानी बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसके लिए प्रकाश की प्रत्यक्ष रूप से कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी ये प्योरली क्या है, बायोकेमिकल फेज है। तो इस प्रकार से हमने लाइट फेज के बारे में पढ़ा। थैंक यू।